दक्षिण 24 परगना में टीएमसी पर बीजेपी समर्थक से मारपीट का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग किया बंद, सेंट्रल फोर्स ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के कठवा कॉलेज ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षा चूक का आरोप। मतगणना से पहले तनाव, बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा घोष ने लगाया आरोप। जलपाईगुड़ी स्ट्रांग रूम पर टीएमसी बीजेपी की नजर, सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी। बंगाल में मतगणना से पहले तनाव के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, सभी स्ट्रांग रूम के बाहर धारा 163 लागू, भीड़ जुटने पर रोक। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का सीएम ममता पर निशाना, बोले ममता को डर सता रहा है, टीएमसी की हार पक्की। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बीजेपी पर आरोप, बिना इजाजत स्ट्रांग रूम में घुसे लोग, काउंटिंग में दखल देना चाहती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का टीएमसी पर निशाना, 6 महीने में बंगाल से टीएमसी खत्म। कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर वार, कहा चुनाव के बाद कुछ जगहों पर रूलिंग पार्टी की हिंसा, विपक्ष को किया जा रहा है परेशान। लद्दाख दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेह में बुद्ध स्मृतियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, जनसभा को भी किया संबोधित, लेह को बताया ज्ञान की भूमि। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में नए स्केटिंग ग्राउंड का उद्घाटन, सीएम योगी ने स्केटिंग करने वाले बच्चों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा सच्चाई की जीत हुई और न्याय हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, इंडियन स्टेट वाले बयान के लिए एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने का आरोप, विपक्ष ने किया हंगामा, सीएम मान के भाषण का वीडियो वायरल, डोप टेस्ट की मांग। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री और सभी विधायकों का एल्कोमीटर और डोप टेस्टिंग की मांग की। सीएम मान पर शराब पीकर विधानसभा आने की घटना को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बताया शर्मनाक, कहा पंजाब को भगवंत मान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हरभजन सिंह की सुरक्षा को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का मान सरकार पर तंज, बोले डराकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने बीजेपी को घेरा, कहा देश के वोटरों को धोखा दिया। जम्मू के बनतालाब में निर्माणाधीन ब्रिज का हिस्सा गिरा, 3 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, 3 मजदूरों का रेस्क्यू जारी, मौके पर सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस मौजूद। जबलपुर के क्रूज हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम मोहन यादव। एमपी के जबलपुर में 18 घंटे के बाद क्रूज को निकाला गया, 3 से 4 लोग अभी तक लापता, तलाशी अभियान जारी। 15 जून से ऑपरेशनल होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिगो संचालित करेगी पहली फ्लाइट। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण को लेकर अभियान, कार्रवाई से पहले सपा नेताओं की एसडीएम से नोकझोंक। श्रमिक दिवस को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट पर, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी। लेबर डे पर तुर्की में रैली, कई जगहों पर पुलिस से झड़प, पुलिस ने 15 लोगों को किया डिटेन। लेबर दिवस के मौके पर ताइवान में कर्मियों का मार्च, पेंशन सुधार और विदेशी श्रमिकों की सुरक्षा की मांग। और आज राजनीति की शुरुआत बंगाल में चुनाव के बाद भी जारी घमासान की खबर से करेंगे। 2 चरण में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग के बाद अब बारी नतीजों की है, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान थमा नहीं है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। और आपको बताएं कि इन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से वोटिंग तक पश्चिम बंगाल के कोने कोने से खून खराबे और हिंसा की तस्वीरें सामने आती रहीं और अब बंगाल में ईवीएम को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कोलकाता से लेकर ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर तक दोनों दल एक दूसरे से भिड़ते नजर आए और ऐसे हालातों को देखते हुए बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है। ममता बनर्जी और टीएमसी के आक्रामक तेवरों को बीजेपी हार का डर सता रही है और डंके की चोट पर बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा ठोक रही है। 4 मई से पहले डर गई दीदी। पश्चिम बंगाल चुनाव के ऐलान के साथ जो सवाल राजनीति के गलियारों में गूंज रहा था, वो आज चुनाव नतीजे आने से पहले भी बंगाल की जमीन पर साफ तौर पर दिख रहा है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के दोनों फेज निपटने के बाद अब ईवीएम यानी जनादेश की सिक्योरिटी और धांधली को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। एक तरफ जहां टीम ममता बीजेपी को धांधली के कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं बंगाल में दीदी को रोकने उतरी टीम शुवेंदु भी पूरी तरह से आक्रामक है। और इस घमासान की पहली तस्वीर सामने आई थी कोलकाता से, जहां टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठ गए और चुनाव आयोग पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। वो लोग खुल के थोड़ा आदमी भेज दिए, वो पोस्टल बैलेट में कम कर रहे हैं कि वो पोस्टल बैलेट आया किधर से। पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच जमकर बवाल हुआ। बीती रात ममता बनर्जी अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में पहुंची। ममता वहां करीब 4 घंटे तक रुकी भी और निकलते ही बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप मढ़ दिया। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है। मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊं, तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। भवानीपुर में ममता बनर्जी के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी को काफी देर तक रोके रखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि ममता बनर्जी अपने साथ कुछ लाई है। बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी की मंशा ईवीएम में गड़बड़ी करने की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया और बाद में टीएमसी की गाड़ी को निकलने दिया। भवानीपुर में ममता की मौजूदगी को बीजेपी हार के डर की वजह बता रही है। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए। ममता बनर्जी कितनी देर तक रही अंदर? ममता बनर्जी थी काफी देर तक जी, ममता बनर्जी थी काफी देर तक, बट शी कुडंट डू एनीथिंग। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान चरम पर है। बीजेपी सत्ता से टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो ममता भी बीजेपी के आक्रामक तेवरों से डरी हुई दिखती है। और चुनाव के बाद भी दोनों खेमों से जुबानी वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं, हर चीज पे कंप्लेन है। स्ट्रांग रूम जब सील होता सबका साइन रहता है, तो वो क्यों खुला? पोस्टल बैलेट ही सही, वो काम करने की पहले सबको बताया क्यों नहीं? राजनीतिक भद से पब्लिक ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आज जितने सारे नौटंकी है आप लोग 2-3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहा है जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे, जैसे 2021 में कब्जा किए थे। अगर जरूरत होगा कुणाल और शशि को पास लाखों तृणमूल का लड़का बढ़ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका धंधा है ये इतना डराओ और वो चाणक्य को मैसेज से जनता का ऊपर असर फेंक दो, ये तृणमूल हार रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि बंगाल में खोने का डर सिर्फ दीदी को है और ममता नतीजों से पहले हर दांव आजमा रही है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में राजनीति की हवा किसकी तरफ चलेगी, ये तो सिर्फ 4 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के तेवरों ने विपक्षी पार्टियों को डरने पर मजबूर किया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए एक वोट की रक्षा करने का दम भर रही हैं। बीजेपी पर धांधली का आरोप बढ़ रही हैं और ममता के आरोपों ने बीजेपी को भी हमले का मौका दे दिया है। नतीजों के ऐलान से पहले इस घमासान को कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र चुनाव के बाद भी जारी है। नतीजों में कौन बाजी मारेगा इसका फैसला जनता ने ईवीएम में दर्ज कर दिया है, लेकिन बीजेपी की आक्रामकता टीएमसी के कैडर्स के दिलो दिमाग से मिट नहीं पा रही। नतीजों के 72 घंटे पहले बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हिंसा और खून खराबे की तस्वीरें बंगाल को सुलगाने की गवाही दे रही हैं। हिंसा की चपेट में कहीं बीजेपी का नेता आया तो कहीं लेफ्ट का कार्यकर्ता, लेकिन सभी मामलों में आरोप टीएमसी वालों पर ही लगा है। चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी और टीएमसी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और तनाव के हालातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की हैं। यहाँ पर सुरक्षा का पहरा आपको मैं दिखा देता हूँ कितना बंदोबस्त है। ये सोनारपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्रीय स्ट्रांग रूम यहाँ पर रखी हुई है। कलकत्ता पुलिस की बाहर तैनाती आपको नजर आएगी। इसके बाद आप देखेंगे तो जो स्पेशल फोर्स है उसकी तैनाती। चुनाव खत्म होने के बाद और नतीजों से पहले लगातार हो रही हिंसा को कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग ने पूरे बंगाल में 700 सीएपीएफ कंपनियां तैनात कर दी हैं। राज्य में लगभग 70,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को तैनात करने का फैसला किया गया है।
बंगाल में मतगणना केंद्रों के आसपास सीएपीएफ और स्थानीय पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी है। चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों और एजेंट्स को क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा या अवैध गतिविधियों की सूचना के लिए 24/7 हेल्पलाइन जारी की गई है। 8 जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर क्या 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी के तेवर ने बंगाल की राजनीति की हवा को बदल कर रख दिया है और बंगाल में बदलते राजनीतिक माहौल ने ममता को भी डरने पर मजबूर कर दिया है। सोनारपुर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बंगाल में भले ही हिंसा और बवाल है, मगर यूपी में मैसेज एकदम क्लियर है। अपराध करोगे तो फिर योगी फोर्स पक्का इलाज करेगी, जैसा कि मुरादाबाद के मौलाना नौशाद ने किया। नौशाद ने एक बुर्के वाली महिला को सरेराह छेड़ने की गलती कर दी। फिर क्या था, योगी फोर्स ने 24 घंटे के भीतर नौशाद की डेंटिंग पेंटिंग कर उसे लंगड़ा बना दिया। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। योगी का वचन ही शासन है, ये सब जानते हैं। और जब योगी ने कहा कि बेटी की सुरक्षा में खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, तो वैसा ही ग्राउंड पर दिखता भी है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से आई। कल तक जो शोहदा सरेआम एक महिला को छेड़ रहा था, आज पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कल तक जो छेड़छाड़ कर भाग रहा था, आज अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटा ये वही दरिंदा है जिसका नाम है नौशाद। इसका गुनाह ऐसा था कि योगी फोर्स ने ढंग से इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी। इसने दिन दहाड़े एक बुर्का नशीन महिला का रास्ता रोका और छेड़छाड़ की थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया। आरोपी को जब पुलिस ने घेरा तो आरोपी नौशाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी नौशाद को गोली लग गई। जानकारी के मुताबिक नौशाद टेलर का काम करता है, उसके पास देसी पिस्टल और गोली मिली। उसने एक पर्दा नसीन महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और छेड़छाड़ करके वहां से फिर वो वापस भाग गया। बहरहाल जो व्यक्ति उसमें था उसके बारे में हम लोगों ने काफी प्रयास के बाद छानबीन करके उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। दरअसल मुरादाबाद के इस वहशी मौलाना ने सरेराह चलती एक महिला से छेड़छाड़ की। सुनसान गली और मौके का फायदा उठाते हुए बुर्का पहने महिला के साथ ऐसी अश्लील हरकत की जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बुर्का पहनी महिला एक गली से गुजर रही है और उस महिला के ठीक पीछे दाढ़ी टोपी वाला एक मौलाना दिखाई दे रहा है। अचानक ही मौलाना बुर्के वाली महिला पर पीछे से झपटता है और उसके साथ गंदी हरकत करता है। इस घटना के बाद महिला चीखने चिल्लाने लगती है, शोर मचाती है। इसी दौरान डर्टी मौलाना वहां से फरार हो जाता है। शायद इस मौलाना को लगा कि उसकी इस गंदी हरकत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन गली के दोनों तरफ लगे सीसीटीवी कैमरों में उसका गुनाह कैद हो जाता है और इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने उस तक पहुंचने में देर नहीं लगा और इस मौलाना का पक्का इलाज कर दिया। अपराध के खिलाफ योगी फोर्स कई और शहरों में एक्टिव दिखी। एक तरफ गाजियाबाद में चोरी और छीनती के आरोपी जाबिर को गिरफ्तार किया गया, तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ में 2 आरोपियों को पकड़ा गया। अपराध को लेकर योगी सरकार की नीति साफ है, अपराध करने वाले या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में एक तरफ एनकाउंटर मॉडल है, दूसरी तरफ बुलडोजर मॉडल, जो यूपी से लेकर गुजरात तक अवैध मस्जिद और मजारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज जुमे के दिन बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन दिखा और अवैध कब्जा कर बनाए गए मस्जिदों पर जमकर गर्जा। योगी का बुलडोजर मॉडल फुल स्पीड से दौड़ रहा है। यूपी से गुजरात तक जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, वहां बुलडोजर हिसाब करने निकल चुका है। पहली तस्वीर गुजरात के द्वारका की है, जहां कल से अवैध मस्जिद को जबरदोज करने का अभियान शुरू हुआ। वो आज भी जारी है। आज इसके निशाने पर है मस्जिद का वो हिस्सा जो अवैध है, वहाँ बुलडोजर गरज रहा है। गुजरात ही नहीं, बुलडोजर के टारगेट पर यूपी का चंदौली का मस्जिद भी है, जहाँ मस्जिद के नीचे बने अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला है और मीनार को तोड़ने का काम मस्जिद कमेटी को ही सौंप दिया गया है। तो बुलडोजर का रोड मैप संभल में भी तैयार हो रहा है। नपाई जारी है, अवैध हिस्से की पहचान हो रही है और यहाँ कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। द्वारका के मीठापुर में अवैध मस्जिद और मजार पर बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन भी जारी है।
सरकारी जमीन पर साल दर साल कब्जा कर मस्जिद और मजार बनाकर करोड़ों की जमीन हथिया ली गई थी, लेकिन अब इस जमीन को खाली कराया जा रहा है क्योंकि दादा ने साफ निर्देश दिया है कि जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा है उसका हिसाब बुलडोजर से किया जाएगा। लिहाजा हर अवैध मस्जिद मजार पर पीले पंजे से वार हो रहा है। गुजरात में जिस तरह अवैध मस्जिद और मजार पर बुलडोजर चल रहा है, वैसा यूपी में लंबे वक्त से जारी है और अगला नंबर यूपी के चंदौली का है, जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होना था, लेकिन खतरा मस्जिद की मीनारों पर भी है। हम इसे मौजूद हैं जीटी रोड पर मस्जिद के पास, जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे 5 जेसीबी लगाकर, बड़ी बड़ी कैटरपिलर मशीनों को लगाकर ये अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। इनको हालांकि सभी को 48 घंटे पहले ये मोहलत दी गई थी कि 48 घंटे के अंदर अपना अतिक्रमण सामान हटा लें, नहीं तो फिर उसके बाद जेसीबी तोड़ी जाएगी। प्रशासन ने यहाँ बुलडोजर चलाने से पहले ही मस्जिद कमेटी को अल्टीमेटम दे दिया है, खुद ही अतिक्रमण हटाने को कहा है और अगर 2 दिन में अतिक्रमण नहीं हटा तो फिर बुलडोजर तो तैयार ही है। संभल में भी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। कसेवा गांव में ग्राम समाज की जितनी जमीन पर कब्जा किया गया है उसका सर्वे कराया जा रहा है। उसमें हमने अपील कर दी है डीएम साहब के यहाँ अपील है। विवाद उस जमीन पर है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान बताया गया, लेकिन इसी जगह पर मस्जिद बनाए जाने का आरोप है। गांव वालों ने मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की और जमीन को कब्रिस्तान के तौर पर सुरक्षित रखने की मांग उठाई। जांच में सामने आया कि जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है, जिसके बाद सेक्शन 66 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। कोर्ट मेरे न्यायालय से इनके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है और जिसके विरुद्ध इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। यानी अब यहाँ भी बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि जो अवैध है उसका बचना नामुमकिन है। चाहे मस्जिद हो या मजार, अवैध है तो बुलडोजर प्रहार होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, यानी बहुविवाह पर रोक है, लेकिन रुड़की का बिलाल धामी सरकार को चैलेंज कर रहा है। न सिर्फ अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहा है, उससे मारपीट कर रहा है। आरोप है कि दूसरी शादी का प्लान भी बना रहा है। अब पीड़िता इंसाफ मांग रही है और बिलाल पर एक्शन की भी मांग कर रही है। जिस प्रदेश में यूसीसी लागू है, जहां आधी आबादी को पूरा संरक्षण है, वहां धामी सरकार के फैसले को चैलेंज करने की कोशिश की गई है। रुड़की की एक मुस्लिम महिला का आरोप है कि उसका शौहर दूसरी शादी की धमकी दे रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है, शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट कर रहा है। यार ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? डाइवोर्स वगैरह कुछ नहीं है। तो आपने क्यों फाइल किया था? वो तो तुमने पुलिस केस कर रखे थे मेरे ऊपर, इस वजह से फाइल करा था मैंने 6 महीने पहले। हाँ, जब मैं आपके साथ रह रही थी। अक्टूबर की बात है वो। और मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने डाइवोर्स केस फाइल किया हुआ है मेरे पास। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति बिलाल दूसरी शादी करने की फिराक में है। व्हाट्सएप पर किसी अज्ञात महिला की फोटो भेजता है, उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता है। 26 अप्रैल को उसके साथ मारपीट भी की गई और उसकी तस्दीक करता है ये वीडियो। इस वीडियो में दिख रहा है कि कायनात पर हमला किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि उसे गोली मारने की धमकी तक दी गई। कायनात को शक है कि उसके पति ने चुपके से सगाई कर ली है और जल्द ही निकाह करने वाला है। पता चला है 1-2 दिन पहले ही कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। 24 तारीख में अभी रिसेंटली एंगेजमेंट कर आए हैं उस लड़की के साथ। ना तो उन लोगों को ख्याल है कि मेरे एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है, ना इस आदमी को ख्याल है और ना ही इसकी परिवार वालों को। लेकिन बिलाल ये भूल गया कि उत्तराखंड में धामी सरकार है। यूसीसी लागू होने के बाद एक से अधिक शादी का ख्याल लाना सीधे सरकार को चुनौती देना है। मैं कहना चाहता हूँ, कहीं पर भी अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई मामला आएगा तो उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भारत का संविधान कहता है, ये कानून कहता है। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर धामी सरकार की प्राथमिकता आधी आबादी को पहले से ज्यादा कानूनी हक दिलाने की है। देवभूमि में यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए एक समान विवाह और तलाक के नियम हैं। सभी के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उत्तराखंड में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही नहीं, हलाला जैसी कुप्रथाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड की एक मुस्लिम बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है, तो ये तो तय है कि कायनात को इंसाफ मिलेगा और बिलाल का इलाज भी होगा, क्योंकि धामी के फैसले को चैलेंज देने वाला बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिहार में सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास आते ही सरकार के काम करने का तरीका बदल गया है। सीएम सम्राट चौधरी यूपी स्टाइल में अपराधियों और कब्जा गैंग पर बुलडोजर से प्रहार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
जो तस्वीरें आ रही हैं बिहार से वो भी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर वैशाली की है, जो कुख्यात बदमाश अब तक बिहार पुलिस को चकमा दे रहा था, घर पर बुलडोजर पहुंचते ही सरेंडर को मजबूर हो गया। बुलडोजर के डर से वांटेड अपराधी अभिनंदन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दूसरी तस्वीर मधेपुरा की है, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये रिपोर्ट भी आई, आपको दिखाते हैं। जिस घर में आनी थी बारात, वहां बारातियों से पहले पहुंचा बुलडोजर। शादी वाले घर में बुलडोजर पर बवाल। ये तस्वीर है बिहार के मधेपुरा की। जहां जोर शोर से बेटी की शादी और बारातियों के स्वागत की तैयारी चल रही थी। रिश्तेदार और मेहमान घर पहुंच चुके थे, लेकिन इसी बीच वहां बुलडोजर की एंट्री हो गई, जिससे पल भर में खुशी का माहौल तनाव में बदल गया। बारात वाले घर के बाहर बुलडोजर देख लोग भड़क गए। ग्रामीणों की पहले पुलिस के साथ कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते शादी वाला घर जंग का मैदान बन गया। घर वालों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला किया गया और जमकर पथराव भी हुआ, जिससे कई पुलिस वाले घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कई गांव वाले भी घायल हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पीड़ित परिवार ने शादी के दिन घर पर बुलडोजर न चलाने की गुहार लगाई। दूसरे दिन घर खाली करवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने आदेश का हवाला देकर अतिक्रमण हटाने की बात कही। आरोप है कि यहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाया गया था, जिसको हटाने के लिए पहले से ही नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से पूरा बवाल हुआ। दरअसल बिहार में सीएम की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी एक्शन में है। अपराधियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है, मगर शादी वाले घर में बुलडोजर कार्रवाई पर विरोध सवाल भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक अच्छी खबर, मुंबई पुणे के बीच का सफर और भी बेहतर होने वाला है। अब घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। आज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो गया। करीब 13 किलोमीटर लंबे मिसिंग लिंक में दुनिया की सबसे चौड़ी टनल है, जो नए भारत की नई पहचान है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। पहाड़ों के बीच ऊंचे ऊंचे पुल और चौड़े चौड़े टनल। महाराष्ट्र में खूबसूरत वादियों के बीच तकनीक की अनोखी मिसाल। यह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बना मिसिंग लिंक है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसके 2 टनल हैं, जो दुनिया के सबसे चौड़े टनल में से एक है। इनकी लंबाई 1.68 और 8.87 किलोमीटर है, जबकि इनकी चौड़ाई करीब 23.75 मीटर है। सुरंग से एक साथ कई गाड़ियां आसानी से गुजर सकती हैं। इन्हें बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बनाया गया है। ये टनल आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस हैं, जिसमें एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी SOS और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इस प्रोजेक्ट में टाइगर वैली पर बना केबल स्टेड ब्रिज भी खास आकर्षण है, जो करीब 182 मीटर ऊंचा है और भारत के सबसे ऊंचे पुल में शामिल है। इसे भारी बारिश, तेज हवाओं और भूस्खलन जैसी विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। 82 मीटर ये पाइवलाइन की ऊंचाई है। 10,000 मीट्रिक टन ये फुटिंग का वेट है। 120 केबल पर ये 650 मीटर का ब्रिज हैंगिंग है। जो डिजाइन किया गया है, सो हाईवे पर जितने भी मीन्स मैक्सिमम लोड की ट्रैफिक जाती है हाईवे से, तो उसे मैक्सिमम लोड की ट्रैफिक ये भी ब्रिज के ऊपर से जा सकती है। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक 13.3 किलोमीटर लंबा है, जो लोनावला खंडावला के भीड़भाड़ वाले घाट सेक्शन को बाईपास करता है। यह हिस्सा लंबे समय से ट्रैफिक जाम और हादसों के लिए जाना जाता रहा है। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मिसिंग लिंक आज से शुरू हो गया है। इससे मुंबई पुणे के बीच की दूरी 6 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही सफर में 30 मिनट का समय भी बचेगा। ये न सिर्फ महाराष्ट्र की नई विकास यात्रा है, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय तकनीक की नई मिसाल भी है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कश्मीर के खामेनेई चौक की। जी हां, ठीक सुना आपने। श्रीनगर में जहां खामेनेई की मौत के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए और मातम मनाया गया, अब इसी इलाके में एक चौक खामेनेई के नाम पर रख दिया गया है।
वो भी प्रशासन की अनुमति के बिना। ऐसे में सवाल है कि आखिर खलीफा का कश्मीर से रिश्ता क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर के बाद जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए, जहां सड़कों पर नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला, ईरान के समर्थन में जम्मू कश्मीर के उस इलाके ने खुलकर मदद भी दिखाई। करीब $2 मिलियन तक चंदा जुटाया, सोना, चांदी, जेवरात और कीमती बर्तन तक नीलाम कर दिए गए। और जब ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर हुआ तो सबसे ज्यादा जश्न भी यहीं पर मनाया गया। अब उसी बडगाम इलाके में अली खामनेई के नाम पर एक चौक का नाम रख दिया गया है। कल तक कश्मीर के बडगाम में जिस चौक को मलहू चौक के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर खामनेई चौक कर दिया गया है। इस चौक का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं बदला गया, बल्कि यहाँ रहने वाले शिया समुदाय के लोगों ने बदला है और बाकायदा इस चौक पर खामनेई की बड़ी सी फोटो भी लगाई गई है। साथ ही इसके चारों ओर काले झंडे भी लगाए गए हैं। उन्होंने यहाँ पर इस चौक का नाम जो है खामनेई चौक से रख दिया है, यानी इस चौक का नाम अब जो है खामनेई चौक हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर खामनेई साहब के जो है फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं और साथ ही में काले झंडों को भी यहाँ पर लगाया गया है। और साथ ही में मैं कहूँगा यहाँ पर आपको कि यहाँ पर जो है ईरान के झंडे भी लहराए जाते हैं। इस चौक पर हर साइन बोर्ड पर खामनेई की फोटो लगी है। ये चौक बडगाम और बारामूला को जोड़ता है, जिस इलाके में करीब 25% शिया मुसलमानों की आबादी है और यहाँ रहने वाले शिया मुसलमान खुद को ईरान के करीब मानते हैं। लिहाजा इस इलाके में एक चौक का नाम खामनेई के नाम पर रखे जाने का इलाके के लोग स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ मांग कर रहे हैं कि इसका नाम आधिकारिक तौर पर बदलना चाहिए। हम अब यहाँ पे ज्यादा मतलब शियाओं की जो रहन सहन है, तो हमने सोचा कि हम इस जगह का नाम रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई के नाम पर रखेंगे, क्योंकि वो एक अजीम शख्सियत थे। बहुत सारे जगहों पे लगाए हुए नाम है, कि हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि आप लगाओ वो करो। हर एक को अलग अलग सोच होती है, इसको क्या सोच रहे। बहुत सारे मजहब ऐसे है कि उन्होंने भी लगाया है। इससे जो अपना काम किया है, इसलिए आदमी इंसानियत के लिए है, इसलिए किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं किया है, किसी शिया के लिए नहीं किया, किसी सन्नी के लिए नहीं है, किसी हिंदू के लिए नहीं किया है, बल्कि इससे जो पैगाम दिया है वो इसने और इंसानियत के लिए दिया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस नाम परिवर्तन पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इलाके में नई पहचान धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है और उसकी वजह भी है। दरअसल कश्मीर की संस्कृति पर फारसी भाषा, साहित्य, खान-पान और कला की गहरी छाप है। सूफी संतों के जरिए इस्लाम का प्रसार, फारसी परंपराओं की जड़ें मजबूत हैं। 14वीं से 19वीं सदी में कश्मीर ईरान के बीच विद्वानों और यात्रियों का गहरा संबंध था। 1980 के दशक में अली खामनेई का कश्मीर दौरा भी चर्चा में रहा था। बडगाम और श्रीनगर में शिया समुदाय की आबादी भी काफी है। ये वजह कि खामनेई की मौत पर यहाँ मातम छा गया और अब मलहू चौक का नाम बदलकर खामनेई चौक किया जा रहा है, मगर इस बदलाव पर सवाल भी उठ रहे हैं। श्रीनगर से शौकत बेग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां तेल की कीमत आवाम की जान लेने पर आमादा है। मिडिल ईस्ट जंग में और कंगाल शहबाज मुनीर की कर्जे की लत ने पाकिस्तान में तेल की कीमतों को 400 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि पब्लिक तो अपनी हाइब्रिड सरकार को कोस ही रही है। शहबाज के मंत्री भी कहने लगे हैं कि कुछ कर नहीं सकते, अब हिंदुस्तान से सीखने की जरूरत है। तिल तिल कर नहीं, तेल तेल करते हुए मर रही है पाकिस्तानी अवाम। गरीबी, गुर्बत, कंगाली, बदहाली, मुफलिसी वाली पहचान के लिए पाकिस्तानियों को ज्यादातर वक्त चंद बूंद पेट्रोल की खातिर ठोकरे खाने में बीत रहा है। और अगर किसी खुशनसीब को एक आधा बोतल पेट्रोल मिल भी जाए तो उसकी जेब एक वक्त का खाना जुटाने में जवाब दे रही है। जब हाइब्रिड हुकूमत के पाप मुल्क को जलाने पर आमादा है तो पाकिस्तान की पब्लिक क्या ही करे। ईरान अमेरिका की जंग हॉर्मुज पर घमासान का असर दुनिया पर पड़ा है। पेट्रोल गैस को लेकर चिंता हर देश में है, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है उसने बड़े बड़े तुर्रम खानों की अक्ल के पुर्जे हिला दिए हैं।
28 फरवरी को खाड़ी में जंग शुरू होने के बाद से पाकिस्तान अब तक 6 बार पेट्रोल डीजल बम फोड़ चुका है और अब पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 400 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के अगले दिन यानी 1 मार्च को पाकिस्तान ने पेट्रोल के दाम 8 रुपए और डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए। इस मामूली बढ़ोतरी के हफ्ते भर के अंदर यानी 6 और 7 मार्च को पेट्रोल और डीजल दोनों में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया। 3 अप्रैल को पाकिस्तान ने इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी करते हुए पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे महंगा कर दिया। 25 अप्रैल को पाकिस्तानियों पर फिर महंगाई बम फूटा और पेट्रोल डीजल के दाम में 26 रुपए 77 पैसे की बढ़ोतरी की गई और अब 1 मई से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 51 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 19 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब हालत यह है कि जिस मुल्क और मुल्क के जिन हुक्मरानों के भरोसे पाकिस्तान की अवाम अपनी तरक्की और सुरक्षा का सपना संजोए हुए थी, उसी हाइब्रिड हुकूमत के हुक्मरान अपनी मजबूरी का रोना रो रहे हैं और अवाम सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रही है। इन बयानों से कोई भी पाकिस्तान की असली हैसियत और हालत का अंदाजा लगा सकता है, लेकिन पीएम शहबाज और जनरल मुनीर का सिर्फ एक मिशन है, तेहरान से बीजिंग तक भाग दौड़कर खुद को व्यस्त रखना और भुखमरी के हालात में भी ऐसे पेश आना जैसे आतंकी मुल्क में ऑल इज वेल है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दिन और तनातनी बनी रही, हॉर्मुज रूट बंद रहा, तो ये तय है कि मुनीर शहबाज की नौटंकी किसी भी वक्त एक्सपोज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।